लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। अगर प्रमोद महाजन आज जिंदा होते तो शायद भारत के प्रधानमंत्री होते। तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है? लेकिन 22 अप्रैल 2006 को एक घर के लिविंग रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ एक राजनेता को मार दिया बल्कि देश की पूरी राजनीति को हिला दिया। और कातिल कौन था? उसका अपना भाई। लेकिन क्या यह सिर्फ भाई का गुस्सा था या कोई और गहरी साजिश? प्रवीण ने अपने ही बड़े भाई को क्यों मारा? आज तक इस सवाल का कोई ठोस और एक तरफा जवाब नहीं मिल पाया। शुरुआत में जो एक थ्योरी सामने आई वो पारिवारिक थी, जलन, पैसा का लेन देन और भाइयों के बीच का पुराना मनमुटाव। लेकिन इन सारी बातों के बीच पिछले ही साल प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन ने बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया था। उनके पिता की हत्या के पीछे एक बहुत ही गहरी साजिश थी। उनके मुताबिक लोगों ने जो पारिवारिक झगड़े और जलन की बातें कही वो तो बस सच पर एक मोटा पर्दा डालने की कोशिश थी। तो क्या ये सच है? क्या सच में मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है? पिछले शनिवार को हमने जुबिन गर्ग के मिस्टीरियस डेथ को समझने की कोशिश की थी। बाकी आज के कातिल कौन सीरीज के इस एपिसोड में हम प्रमोद महाजन के मिस्टीरियस किलिंग को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। प्रमोद महाजन सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो भारतीय राजनीति के एक हीरो थे। 1949 में तेलंगाना से महाराष्ट्र आए इस परिवार का बेटा अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बीजेपी का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया था। प्रमोद के पास 3 चीजें थी: बेहद शानदार बोलने का लहजा, लोगों को मुगालते में डालने की कला और असली राजनेता वाली चतुराई। यही वजह थी कि पीएम वाजपेयी ने उन्हें अपना चाणक्य कहा। टेलीकॉम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री, हर विभाग में वो नए कीर्तिमान बनाते रहे। लेकिन हर बड़े सितारे की एक काली परछाई होती है। प्रमोद महाजन की भी थी। 2001 से लेकर 3 तक जब वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उन पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा। रिलायंस ने मोबाइल सेवा शुरू करने की इजाजत मांगी, लेकिन कानून के अनुसार ये संभव नहीं था। कहा गया कि प्रमोद महाजन ने नियमों को तोड़ा और रिलायंस को सस्ते में यह सुविधा दे दी। आरोप लगा कि इससे सरकारी खजाने को 100 करोड़ का नुकसान हुआ था। 100 करोड़ आज भी एक बहुत बड़ा रकम होता है, तो 20 साल पहले आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह तक कहा गया कि इसके बदले में प्रमोद के बेटे राहुल के दोस्त आशीष देवड़ा की कंपनियों को 1 रुपये में करोड़ों के शेयर मिल गए। लेकिन यह बात सिर्फ रिलायंस तक भी नहीं रुकी। यह तक कहा गया कि इसके बदले में प्रमोद के बेटे राहुल के दोस्त आशीष देवड़ा की कंपनियों को 1 रुपये में करोड़ों के शेयर मिल गए। लेकिन यह बात सिर्फ रिलायंस तक भी नहीं रुकी। भारतीय सेलुलर, हचिनसन, इन सब कंपनी को सस्ते दामों पर स्पेक्ट्रम देने का दावा किया गया और हर बार सरकार पर भारी नुकसान का आरोप भी लगा। लेकिन असली सच क्या था, ये किसी को पता नहीं है। अब जरा पीछे चलते हैं और प्रमोद महाजन को कुछ और समझते हैं, जिससे कि इस हत्या की वजह को जानने में मदद मिले। प्रमोद महाजन की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। 30 अक्टूबर 1949 को जन्मे प्रमोद का परिवार कभी तेलंगाना से आकर महाराष्ट्र के बीड जिले में बस गया था। उनके पिता वेंकटेश महाजन एक बेहद साधारण जमीन से जुड़े इंसान थे, लेकिन प्रमोद महाजन के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। उनके भीतर बचपन से ही एक अजीब भूख थी। यही भूख उन्हें पत्रकारिता की तरफ ले गई, जहां कलम ने उन्हें विचारों की गहराई दी और फिर वहां से थिएटर की दुनिया में, जहां मंच पर उन्हें बोलने का एक खास अंदाज मिला, शब्दों पर पकड़ और जबरदस्त आत्मविश्वास मिला उन्हें। थिएटर के दिनों में ही उनकी मुलाकात रेखा हमीने से हुई, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी रेखा महाजन बनी। प्रमोद और रेखा के 2 बच्चे हुए, बेटी पूनम महाजन और बेटा राहुल महाजन। उनके सियासी सफर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हुई।
संघ से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि जब देश में इमरजेंसी लगी तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी चलती हुई इंग्लिश टीचर की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। रूठे सहयोगियों को मनाना हो या फिर पार्टी के लिए भारी भरकम फंड का इंतजाम करना हो, प्रमोद महाजन भारतीय जनता पार्टी के लिए हर मर्ज की दवा बन चुके थे। हर मुश्किल काम का जिम्मा उन्हीं को दिया जाता था। लोकसभा और राज्यसभा से होते हुए केंद्र सरकार के कई अहम पदों तक वो पहुंचे। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे बड़े मंत्रालय संभाले। इस चमक दमक के बीच प्रमोद महाजन का नाम कई विवादों से भी जुड़ा। उनकी एक बड़ी पहचान ये भी थी कि कॉरपोरेट क्षेत्र में उनके दोस्तों की कोई कमी नहीं थी। प्रमोद महाजन देश के अंबानी परिवार से भी बेहद करीबी माने जाते थे। उन पर आरोप भी लगते थे कि इन कारोबारी और पावरफुल दोस्तों ने प्रमोद और उनकी पार्टी को खूब सारा चंदा दिया। लेकिन इन सभी चीजों से बेपरवाह होकर बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने में वो लगे रहे। फिर आया वो दिन जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, 22 अप्रैल 2006। वो दिन जिसके बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर वर्ली स्थित पूर्णा गोदावरी अपार्टमेंट में प्रमोद महाजन के घर के लिविंग रूम में क्या हुआ था। उस दिन तक प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन की शादी हो चुकी थी और वो अपने पिता के घर से कुछ ही दूरी पर एक अपार्टमेंट में रहती थी। प्रमोद महाजन राजनीति में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने बच्चों के साथ समय बिताने का भी बहुत कम ही वक्त मिल पाता था। लेकिन जब भी वो मुंबई में होते थे तो सुबह बेटी के साथ जिम जाना ही उनके लिए बेटी के साथ वक्त बिताने का एक जरिया होता था। 22 अप्रैल 2006 की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। प्रमोद महाजन ने सुबह 7 बजे करीब पूनम को कॉल करके बताया कि वो जिम के लिए उनके घर आ रहे हैं। पूनम उस समय नींद की आगोश में थी और उन्होंने पिता से फोन पर कहा कि वो थोड़ी देर और सोना चाहती है, इसलिए जिम जाने का वक्त थोड़ा टाल दे, आगे कर दे। अब पूनम को क्या पता था कि उनके पिता का ये आखिरी कॉल है। खैर, पूनम के कहने पर प्रमोद महाजन ने जिम जाने का प्लान थोड़ी देर के लिए टाल दिया। वो अपने घर के लिविंग रूम में आराम से सोफे पर बैठकर अखबार के पन्ने पलटने लगे। उनकी पत्नी रेखा महाजन भी तब तक जाग चुकी थी और अपनी रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। घर में एकदम शांति थी। उसी समय उनके घर की डोरबेल बजी। रेखा महाजन ने जब दरवाजा खोला तो सामने उनके देवर और प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन को खड़े पाया। प्रवीण का प्रमोद महाजन के घर आना जाना बहुत कम होता था। पिछले लंबे समय में दोनों भाइयों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। घर में प्रवीण को अचानक देखकर रेखा को थोड़ा अजीब लगा, घबराहट महसूस हुई, क्योंकि इस मुलाकात के पिछली ही रात दोनों भाइयों के बीच फोन पर जोरदार बहस हुई थी। वो बहस इतनी तीखी थी कि उसके बाद प्रवीण महाजन ने अपने बड़े भाई को एक खौफनाक मैसेज भेजा था, जिसने शायद उनके आने वाले इरादों को साफ कर दिया था। मैसेज में लिखा था, न याचना न प्रार्थना, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। उस बहस के ठीक अगले ही सुबह प्रवीण को घर पर आया देखकर रेखा को लगा कि शायद वो अपने बड़े भाई से सुलह करने के लिए आए होंगे। उन्होंने प्रवीण को घर के अंदर बुलाया और उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ गई। प्रवीण को घर आया देखकर प्रमोद महाजन ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रमोद की आवाज में किसी तरह की गर्मजोशी नहीं थी। मतलब भाई आया तो उसे देखकर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक रूखापन था। और प्रवीण को अपने बड़े भाई की यही बात पसंद नहीं थी। उन्हें दो बातों की गहरी नाराजगी थी अपने भाई से। उन्हें लगता था कि प्रमोद महाजन सत्ता और पैसों के मामले में उन्हें कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, जबकि प्रमोद के करीबी लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। यानी कि उनके आसपास जो दोस्त लोग हैं, जानने वाले हैं, उनसे तो उनको खूब फायदा मिल रहा है, लेकिन अपने ही भाई को नहीं। और दूसरा कि भाई होने के बावजूद भी प्रवीण को प्रमोद महाजन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, जिसे वो अपना अपमान मानते थे। करीब 10 मिनट तक प्रवीण ने अपनी शिकायतें बताई, अपनी ही बातें वो बोलते गए, लेकिन प्रमोद महाजन ने अखबार से नजर ही नहीं हटाई। यानी कि वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो कुछ भी बोल रहा है उससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो बस बोल रहा है और ये सुन रहे हैं। आखिर में प्रमोद महाजन ने रूखे लहजे में कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ जरूरी नहीं है तो तुम जा सकते हो और अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आना। कहते हैं एक बार फिर से अपॉइंटमेंट की बात सुनकर उनका दिमाग फिर गया
और फिर उन्होंने पिस्तौल निकाली और प्रमोद महाजन पर 3 गोलियां दाग दी, एक लीवर में, एक पेट में और एक सीने में। पिस्तौल जाम होने के कारण चौथी गोली नहीं चली, नहीं तो आज उनका गुस्सा पूरा मैगजीन ही खाली कर देता। प्रमोद महाजन को खून से लथपथ देखकर पत्नी रेखा महाजन चीखने लगी, पर इसके बावजूद प्रवीण महाजन रुके नहीं और शांति से घर से बाहर निकल गए। प्रमोद महाजन को गोली लगने की खबर सुनकर तुरंत उनके बहनोई गोपीनाथ मुंडे भी वहां पहुंच गए, जो शायद उसी अपार्टमेंट के किसी और फ्लोर पर रहते थे। फिर गंभीर रूप से घायल प्रमोद महाजन को उनके बहनोई गोपीनाथ मुंडे की मदद से ही हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल जाते समय प्रमोद महाजन ने अपनी बेटी पूनम से दर्द भरा एक सवाल किया, आखिर सब कुछ करने के बाद मुझे ही ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है। उनकी बातों में एक गहरा दर्द था। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रमोद महाजन को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की। कहते हैं उन्हें 30 बोतल से ज्यादा खून चढ़ाया गया। हालांकि लीवर की गंभीर चोट और लगातार इंटरनल ब्लीडिंग को डॉक्टर रोक नहीं पाए और वो कोमा में चले गए, क्योंकि गोली उनके वाइटल ऑर्गन्स को लग चुकी थी। 13 दिनों के संघर्ष के बाद 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन की मृत्यु हो गई। इधर गोली मारने के बाद प्रवीण महाजन ने वर्ली पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। जब वो सरेंडर करने पहुंचे थे तो पुलिस वाले को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके भाई ने ही प्रमोद महाजन को मार दिया, और वो सरेंडर करने भी खुद ही पहुंच गए। उन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। कोर्ट में प्रवीण ने बार बार बयान बदले और अंत में अपने भाई प्रमोद महाजन के चरित्र पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमोद महाजन पार्टी फंड्स में हेराफेरी कर रहे थे और उनके अवैध संबंध थे, जिसके चलते परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सुनवाई बंद दरवाजों के पीछे हुई। 18 दिसंबर 2007 को मुंबई की सेशन कोर्ट ने प्रवीण महाजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रवीण महाजन ने जेल में माझा एल्बम नामक एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने प्रमोद महाजन को पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या से जोड़ा और उन पर पार्टी फंड में हेराफेरी का आरोप भी लगाया। एक किताब में भी प्रवीण का यह भी दावा था कि प्रमोद के सचिव विवेक मोहित्रा को इन सभी रहस्यों की जानकारी थी और इसी वजह से उनकी भी हत्या कर दी गई। विवेक मोहित्रा की मृत्यु प्रमोद महाजन की मौत से ठीक 1 महीने बाद 1 जून 2006 दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में हुई। शुरुआत में इसे फूड पॉइजनिंग बताया गया, लेकिन जल्द ही ये ड्रग ओवरडोज का मामला निकला। उस रात उनके साथ राहुल महाजन भी थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच गए। बाद में एक ड्रग सप्लायर साहिल जारू के कबूलनामे के बाद ये साफ हुआ कि राहुल और विवेक दोनों ने ही ड्रग्स लिया था। एक ही पदार्थ का सेवन करने के बावजूद विवेक मोहित्रा की मौत हो जाना और राहुल महाजन का बच जाना इस पूरे घटनाक्रम को और भी संदिग्ध बना गया। विवेक के माता पिता ने भी इसे साजिश बताया, क्योंकि विवेक सभी राजनीतिक और आर्थिक रहस्यों के सबसे बड़े राजदार थे। मतलब अब वो राज सिर्फ प्रवीण महाजन को पता था कि प्रमोद महाजन को क्यों मारा गया। लेकिन साल 2010 में प्रवीण महाजन को पेरोल मिली। पेरोल खत्म होने से ठीक 1 दिन पहले उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और 3 मार्च 2010 को उनकी मौत हो गई। इस तरह प्रमोद महाजन की हत्या के पीछे असल वजह चाहे निजी गुस्सा हो, पैसों की मांग या राजनीतिक साजिश, हमेशा के लिए अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई, जिसे लेकर आज भी लोग चर्चा करते हैं कि 22 अप्रैल 2006 को उस घर में वास्तव में हुआ क्या था। और इस बात का जवाब केवल प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन ही दे सकते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। शायद अपने मौत का राज प्रमोद महाजन ने वर्षों पहले ही अनजाने में अपने दिल्ली स्थित सरकारी बंगले के साथ सफदरजंग रोड के बाहर एक वाक्य में दर्ज करवा दिया था, जहां उनके दरवाजे पर एक तख्ती लगी हुई थी और उस तख्ती पर चस्पा होता था, फ्रेंड्स वेलकम एनी टाइम, रिलेटिव्स बाय अपॉइंटमेंट ओनली। यानी दोस्त कभी भी आ सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है। ये एक ऐसा वाक्य था जो उस दिन की सबसे दर्दनाक और कड़वी सच्चाई बन गया, जब उनके अपने ही भाई को अपॉइंटमेंट की बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने रिश्तों को पीतल की गोलियों से खून में बदल दिया। तो आज की कहानी भी इसी सवाल के साथ खत्म होती है कि प्रमोद महाजन की हत्या के पीछे असल वजह क्या थी। क्या ये पारिवारिक दुश्मनी थी, राजनीतिक साजिश, या फंड्स का कोई गहरा राज? आपको इसके पीछे क्या कारण दिखता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा
कातिल कौन सीरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कातिल कौन के अगले एपिसोड में यानी कि अगले शनिवार को हम कहानी लेकर आएंगे डीएसपी जियाउल हक के मर्डर की, कि आखिर उनके मर्डर के पीछे क्या साजिश थी। क्या कुंडा के राजा भैया सच में उनके मौत के जिम्मेदार थे? अगर थे तो उनको क्लीन चिट कैसे मिल गया? ये पूरी कहानी अगले शनिवार को आप देखेंगे कातिल कौन सीरीज के अगले एपिसोड में। आगे और आप कौन सी कहानी देखना चाहते हैं या आने वाले एपिसोड को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में हम बातचीत करेंगे उस पर। बाकी मैं पंचम प्रकाश हर दिन एक नई कहानी लेकर आता हूं, तो वो सब आप देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।